आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और आज जो विषय दिया गया है कि हमारे जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ किस प्रकार की हैं और क्या-क्या हम उसके लिए देखते हुए आगे हम पढ़ाई किस प्रकार से करें। और अगर हमारे कुछ दिलचस्पी है उस सब्जेक्ट्स के अंदर, तो हमारा एम भी हो सकता है कि हम इसरो को जॉइन करने में सक्षम रहें। अब ये इसरो क्या है? इसकी कहानी जो है, आजकल बहुत अच्छा सीरियल इसके ऊपर बना है, द इंडियन रॉकेट बॉयज़, और वो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। और आप देखोगे तो उससे वहाँ से पता चलेगा कि किस प्रकार से विक्रम साराभाई और होमी भाभा ने ये कार्यक्रम को चलाया था। और आज जो है, इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर पहले 3 के अंदर स्पेस रॉकेट साइंस के अंदर आता है। और इसके तहत जो है, हमारा फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है, वो भी एफडीआई जो है इसमें अंदर काफ़ी हो गया है। और हम इससे फॉरेन रेमिटेंस जो आता है, जो कि हमारा काफ़ी सारे देशों के सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, और उससे काफ़ी हमारी देश में फॉरेन अर्निंग भी होती है। नाउ इसरो जो है, सबसे कहाँ से शुरू होता है कि फर्स्ट रॉकेट वाज लॉन्च्ड इन 1962। इसकी बड़ी बहुत अच्छी कहानी है, और ये वो पिक्चर देखने में ही आप लोग तब देखोगे तो उसको समझ में आएगा। उसका लुत्फ लेने में कुछ अलग ही अंदाज रहेगा कि किस प्रकार से विक्रम साराभाई, कितने सारे सैंक्शंस लगे हुए थे, कहीं से सामान नहीं मिल रहा था, कैसे कैसे करके उन्होंने कॉलेज डेज में बिफोर इंडिपेंडेंस स्टार्ट किया था ये सब कार्रवाई, और धीरे सक्सेसफुल हो पाए 1962 में आने के बाद। और जब ये इस्टेब्लिश किया कि हम कुछ कर सकते हैं, तो उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट से फिर उन्होंने प्रोत्साहन मिला उनको। तो उसके बाद ये इसरो की स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 में। आज अभी अगर हम 28 मार्च 2023 को के वक्त हम देखें, तो अभी तक इसरो ने 87 लॉन्चेस कर चुके हैं, जिसमें से कि 72 सक्सेसफुल हुए हैं, 5 पार्शियली सक्सेसफुल हुए हैं, और 10 फेल्ड अटेम्प्ट्स रहे हैं। जो कि आंकड़े बहुत ही गर्व वाली बातें हैं। और हाल के अंदर जिस प्रकार से हमारा रॉकेट साइंस में इम्प्रूवमेंट हुआ है, जहाँ पीएसएलवी, जीएसएलवी बहुत बड़े बड़े रॉकेट्स होते हैं, उसको भी लॉन्च करने में हम सक्षम हो गए हैं। अभी जो है, ये जो सुविधा है, पहले तो हम सैटेलाइट्स सिर्फ अपने निजी सैटेलाइट्स ही लॉन्च करते थे। अभी हम ये सुविधा दूसरे देशों को भी देते हैं। और खुशी की बात तो ये है कि इंडिया ने यूएसए के भी सैटेलाइट्स, फ्रांस के सैटेलाइट, जर्मनी के सैटेलाइट्स, यूके के सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए हैं। यानी वो आधुनिक जो देश हैं, उनका भी सैटेलाइट हम लॉन्च करने में कामयाब हैं, और वो बहुत खुश हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉस्ट है, वो सबसे सस्ती है। और इसी कारण वो अपने देश में ना लॉन्च करके हमारे पास आते हैं कि भाई हमारा भी लॉन्च कर दो। तो इसी कारण एक अंतरिक्ष कॉरपोरेशन बनाई गई। अंतरिक्ष कॉरपोरेशन का सिर्फ है कमर्शियल एंड मार्केटिंग आर्म ऑफ इसरो, और ये इसकी स्थापना हुई थी 28 सितंबर 1992 में। अब इसरो तो कहने के लिए एक ही संस्था नहीं है, इसके नीचे जो है बहुत सारी संस्थाएं हैं, और जो इसको सपोर्ट करती हैं अलग अलग तरीके से। और ये सारी संस्थाएं पूरे देश भर में फैली हुई हैं, ये नहीं कि सारी की सारी एक ही शहर में है। उसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज रहते हैं, लेकिन ज़्यादा डिसएडवांटेज होता है जबकि सारे की सारी संस्थाएं एक ही जगह है, क्योंकि दुश्मन का हमला का शिकार बन जाते हैं और काफ़ी देश को नुकसान पहुंच सकता है। तो इसीलिए ये सब सिक्योरिटी को नज़र देखते हुए ये सारी संस्थाएं देश में विभिन्न भाग में इनको रखा गया है। साथ ही साथ जब ये हमारे सैटेलाइट जब लॉन्च होते हैं, तो देखा गया है कि उनको जब लॉन्च करने के वक्त
सबसे आसान जो उनका ऑर्बिट में भेजना जो है, अगर वो लॉन्च किया गया नियरर टू द इक्वेटर तो सबसे आसान रहता है। अगर हम जितना इक्वेटर से दूर जाएंगे तो उसको अपने ऑर्बिट में भेजने के लिए उतना ही ज़्यादा ईंधन का इस्तेमाल होगा और उतना ही कॉस्टली अफेयर रहेगा। तो ये हमारा जो सहार स्पेस लॉन्च स्टेशन है वो इस प्रकार से चुना गया है ताकि हमारे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में बहुत ही आसानी रहे। अब ये जो अलग अलग ब्रांचेस हैं इसरो की, हम उसके बारे में बताएंगे और उसके बाद हम बताएंगे कि कौन कौन से वर्टिकल्स हैं जहाँ पे कि हमारे इसरो को साइंटिस्ट और अन्य पदवी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की ज़रूरत है और किस किस वर्टिकल के अंदर हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर ये इंजीनियर्स और साइंटिस्ट चाहिए होते हैं। तो इसके पहले हम शुरू करते हैं कि इसरो की अलग अलग ब्रांचेस क्या हैं। सो सबसे पहले है ICRB, जिसका शॉर्ट फॉर्म है, जिसका फुल फॉर्म है इसरो सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड। अभी मैंने सबसे पहले यही कवर कर रहा हूँ रिक्रूटमेंट बोर्ड के बारे में, और इसका सिर्फ काम यही है कि इसरो के लिए रिक्रूटमेंट करे जो कि एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। एलिजिबल क्राइटेरिया जो है हर साल कुछ ना कुछ बदली होता रहता है और कितनी वैकेंसीज हैं ये हर साल निकाली जाती हैं। तो ये इसका जो सिलेबस है ये देते हैं और उस सिलेबस को देखने के बाद आप इसका अध्ययन करके और अपना तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है अंतरिक्ष, मैंने कवर कर लिया है। और इसके बाद आता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ना डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंस्टिट्यूट किया था स्पेस कमीशन और उसके तहत इस्टेब्लिश हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इन जून 1972। तो जो सारी रिक्वायरमेंट इसरो की हैं, ऑब्वियसली इस बहुत ज़रूरी था कि एक डिपार्टमेंट बनाया जाए गवर्नमेंट के अंदर जो कि इसरो की रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए सारी सुविधा की प्राप्ति करवाए। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बेंगलोर, इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो बेंगलोर में स्थित है इसरो हेडक्वार्टर के साथ। नेक्स्ट है IIST, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। ये एक तकरीबन IIT के लेवल का एक इंस्टीट्यूट है और इसके अंदर जो इसरो में जिस प्रकार के साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ती है यहाँ वो सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट अभी हो गया है स्पेस के रिलेटेड और ये भी बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट आता है IN स्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। अब ये एक इंडिपेंडेंट नोडल एजेंसी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत काम करती है और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 24 जून 2020, यानी हाल ही में इसको इस्टेब्लिश किया गया। अभी क्यों किया गया है? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने का ये ख्याल है कि जो रॉकेट साइंस इंडिया में जिस प्रकार से तरक्की की है और जितने पैसे में जितनी उसकी कॉस्ट लागत आती है बहुत ही दुनिया में सबसे सस्ती वाली है, तो इसका फ़ायदा क्यों ना। तो फॉरेन अर्निंग्स हमारा जो है इससे क्यों नहीं बढ़ाया जाए। तो अभी हमने देखा है कि ये पिछले साल जो बीता हुआ गत वर्ष में हमारा $2 बिलियन का इस पर ट्रेड हुआ और एम है हमारे प्रधानमंत्री का कि इसको बढ़ाकर धीरे धीरे $13 बिलियन कर दिया जाए। यानी बहुत बड़ी सोच है और अगर हम ऐसे करने में सक्षम होंगे तो यानी कि जो अपनी निजी फंडिंग है, जो हमारा खर्चा पानी अपने सैटेलाइट्स लॉन्च करने का है, वो यही एक्सपोर्ट करने के साथ साथ में पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट आता है IPRC, इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स। नाउ जब भी कोई भी रॉकेट लॉन्च होता है तो उसमें प्रोपल्शन की इसका इस्तेमाल होता है। प्रोपल्शन सॉलिड
या लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। अब इसमें बड़ी तकनीकी चीज़ है भाई, काफ़ी कॉम्प्लेक्स टर्म्स आ जाते हैं, वो हम उसके बारे में नहीं बात करेंगे। लेकिन ये ख्याल रहे कि प्रोपल्शन जो आप कभी रॉकेट को लॉन्च होते हुए देखा होगा टीवी के अंदर, तो खूब सारा आग का शोला निकलता है और उसके बाद ना थ्रस्ट पैदा करता है, जिससे वो रॉकेट पहले तो उठता है और फिर स्पेस की तरफ जाता है। स्पेस में अगर जाना है तो आप ये लगा लो कि एस्केप वेलोसिटी को हासिल करना पड़ता है, जो कि होती है 11.2 किलोमीटर्स प्रति सेकंड। इतनी स्पीड को हासिल करना होता है, तो कितना सारा प्रोपल्शन चाहिए होता है, और उस बहुत तेज से जब जलेगा तभी ये थ्रस्ट उतना पैदा कर पाएगा। तो ये इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स के अंदर ही ये सारी तैयारियां होती हैं, और इसका लोकेशन है महेंद्रगिरी, जो कि लॉन्च स्टेशन के पास है उड़ीसा स्टेट के अंदर। और यहाँ पर जो है स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ है, यानी दुनिया की जो बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइडेड है। क्योंकि अगर ये प्रोपल्शन में कुछ भी गड़बड़ी हुई, छोटी सी भी गड़बड़ी हुई, वो ठीक से नहीं जला, तो सारा कुछ मेहनत सारी नष्ट, और वो जो सैटेलाइट में भी जो खर्चा पानी हुआ है वो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है और बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे बहुत हाई सिक्योरिटी के अंदर इसका पर्याप्त मात्रा में ये प्रोपल्शन बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है जो इसरो हेडक्वार्टर्स, मैंने बता दिया कि ये बेंगलोर में स्थित है, और यहीं पे सारा डिसीजन होता है कि अब कब कौन सा सैटेलाइट लॉन्च होगा और किस ऑर्बिट में जाएगा, कौन सा सैटेलाइट जो ऑलरेडी हमारे चले पड़े हैं किसकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, और जब ज़िंदगी ख़त्म होगी तो उसका रिप्लेसमेंट क्या होगा। अब ये आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, लेकिन मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि अलग अलग प्रकार के सैटेलाइट्स होते हैं। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, ओके, जो कि इंटेलिजेंस में काफ़ी सारे काम आते हैं। फिर वेदर सैटेलाइट्स होते हैं। फिर होते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, जो आप मोबाइल में आपका फटाफट सिग्नल कहीं से कहीं पूरे दुनिया भर में जो चल रहा है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट के माध्यम से होता है। इसी में अलग तरीके से कैटेगरी बनाई जाती है। एक होता है पोलर सैटेलाइट्स, जो दुनिया के नॉर्थ साउथ पोल के ऐसे गोल गोल घूमता है, और एक होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट वाला, जो कि इक्वेटर के ऊपर स्थित रहता है, और दुनिया के जिस प्रकार से एक दिन 24 घंटे में कंप्लीट होता है, ये सैटेलाइट भी हालांकि 11 काफ़ी तेज स्पीड से चलता है, 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की और ज़्यादा स्पीड से चल रहा होता है, लेकिन उसकी जो स्पीड है, क्योंकि 36,000 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस है, तो उसका एक चक्कर दुनिया का वो उतने ही 24 घंटे के अंदर ही लगाता है, और ऐसा माना जाता है कि वो 24 घंटे के अंदर, यानी कि हमारे सर के ऊपर ही टिका हुआ है। नेक्स्ट आता है LPSC, दैट इज लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर। अब ये लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर जो है, वहाँ पर पूरा कार्रवाई होती है कि नए नए केमिकल्स का कंपोजिशन और उसका बनाना, उसका मैन्युफैक्चर करना, और साथ ही उसका जो कैडिश करना, तो ये यहाँ पे होता है। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटीज़, जितने भी सैटेलाइट लॉन्च, ये हसन एक जगह है कर्नाटक के अंदर ही, वहाँ लोकेटेड है। यहाँ से जो है सैटेलाइट जब लॉन्च होते हैं तो वहाँ से सारे सैटेलाइट्स कंट्रोल में रहते हैं। उनका प्रेजेंट लोकेशन क्या है, उनकी हेल्थ कैसी है, कितनी उनकी लाइफ चल रही है कि नहीं चल रही है, सारे सिस्टम्स काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ से सब कुछ फैसिलिटी कंट्रोल काबू में रखा जाता है। नेक्स्ट आता है NARL, नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी। ऑब्वियसली अभी जो हमारा जब भी कोई लॉन्च होता है, तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है, यानी कि अर्थ के सरफेस से स्पेस के बीच के अंदर जो जगह है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, इस प्रकार से अलग अलग आयनोस्फियर, अलग अलग लेयर्स हैं। तो इन सब के बारे में जानकारी हासिल करना किसका काम है? नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी का।
और ये एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की बारे में आगे किस प्रकार से वेदर कंडीशन होने वाला है उसको मद्देनजर रखते हुए जो सैटेलाइट लॉन्च का टाइम तय करते हैं। अगर कोई एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में कोई भूचाल आ रहा है, कोई गड़बड़ी हो रही है, तो उस समय को आगे पीछे करवाते हैं और ये तय करते हैं कि कौन सा वक्त सही है कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। नेक्स्ट आता है नॉर्थ ईस्ट एसएसी, दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। अब हमारा देश बहुत बड़ा है, तो एक ये स्पेस सेंटर बनाया गया है हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, यानी असम के अंदर। ओके, एनआरएससी इज नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये हैदराबाद के अंदर। तो यहाँ से जो है, एक मैंने आपको बताया था सैटेलाइट, जो एक है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स जो हैं वो इंटेलिजेंस डेटा गैदर करते हैं, पिक्चर्स क्लिक करते रहते हैं, और वो जैसे दुनिया घूमती है और ये पोल के ऊपर से गुजरते जाते हैं और साथ में दुनिया घूम रही है, तो एक एक दिन में कम से कम 5 से 7 बारी दुनिया के चक्कर लगाते हैं, दुनिया के अलग अलग जगह का फोटोग्राफ्स लेते हैं और हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए, इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए फ़ोटोज़ लेकर जो भी हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसका पता लगाने में हमें मदद करते हैं। PRL, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी एट नवरंगपुर, अहमदाबाद। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेबोरेटरी है और ये जो इसरो के लिए जो पढ़ाई काफ़ी हद तक जो है, सारे साइंटिस्ट यहीं पे जाते हैं अपनी डिग्रियां हासिल करने के लिए और अपने को इसरो के रिक्वायरमेंट्स में ढालने के लिए। यहाँ पे ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे कि एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, सोलर फिजिक्स, प्लानिटरी साइंस, स्पेस एंड एटमॉस्फेरिक साइंस, एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड ऑप्टिकल फिजिक्स। अभी ये अलग अलग विषय हैं और अभी हर चीज़ को बताने के लिए टाइम लगेगा, तो क्योंकि टाइम हमें संक्षिप्त में बोलने के लिए बताया गया है तो मैं इसको डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये नाम आप नोट कर सकते हो और इसके बारे में गूगल सर्च से आपको सब कुछ मिल जाएगा। एसएसी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जिस प्रकार से अभी नॉर्थ ईस्ट का स्पेस एप्लीकेशन सेंटर बताया, ये एसएसी ये भी बेंगलोर के पास स्थित है। SDSC इज सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है लॉन्च स्टेशन है जहां से सारे की सारे सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं। इनकी फोटो आपने अवश्य देखी होगी, अगर जब भी कोई सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है तो न्यूज में बहुत बारी आता रहता है कि किस प्रकार से अभी हाल में ही इंडिया ने भेजा था 36 सैटेलाइट एक ही रॉकेट के ऊपर लॉन्च करके। कोई पीने की जगह नहीं तो काफिर के जा, वहाँ पर खुदा नहीं। ये जो है बार बार इसकी फोटो दिखाई जाती है कि कहाँ से लॉन्च करते हैं। पीने की जगह नहीं तो काफिर के दिल में लास्ट में आ रहा है खुदा नहीं। VSSC, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। Now, विक्रम साराभाई was the first man, the rocket man, who जब वो कॉलेज में थे बिफोर इंडिपेंडेंस, सबसे उनका कुछ ट्रायल एंड हिट एंड ट्रायल मेथड करते थे। जिस तरह से हमारे आज के पटाखे, वो जो पटाखे वाला रॉकेट है, उसी प्रकार से उन्होंने तब बनाया था। खुदा मौजूद है पूरी दुनिया और में, कहीं वहां से जगह नहीं। स्टार्ट करते करते वो एक वक्त ऐसा आया कि हमारे उन्होंने थुम्बा एक जगह है केरला के अंदर, जगह नहीं और वहाँ पे ये VSSC लोकेटेड है और वहाँ से उन्होंने लॉन्च करना शुरू किया था। हम पीते हैं मजे की बात है, पहला रॉकेट था वो उसको कैरी किया था साइकिल के ऊपर। गमे दुनिया भुलाने के लिए अनुमान नहीं लगा सकते कि किस प्रकार से, कितनी कठिनाई के वक्त ऐसे उन्होंने काम किया था। हम पीते हैं ना दुनिया भुलाने के लिए। इसको देखने के लिए बाद अब मैं आता हूँ कि जो सबसे पहले मैंने बताया था ICRB, जो रिक्रूटमेंट इसरो का जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है, वो क्या करता है अपनी मजे के लिए। उसका सबसे पहला काम है इट रिक्रूट्स एलिजिबल कैंडिडेट्स टू फिल वेरियस वैकेंसीज इन द इसरो। पूरी एलिजिबिलिटी क्या है? फिर देगी मिनिमम एकेडमिक क्राइटेरिया इज ग्रेजुएशन टू अपीयर फॉर ICRB एग्जाम। इसका जो सिलेबस है
वो हर साल रिलीज किया जाता है, थोड़ा सा अपग्रेड करते रहते हैं लगातार, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आती जाती है, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सिलेबस भी अपडेट करते जाएं, ताकि जो नए लोग रिक्रूट हो रहे हैं वो उस विषय के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं, तो उनका जो रिक्रूटमेंट फिर आसानी से हो जाएगा। हर साल इसरो को साइंटिस्ट चाहिए होते हैं, इंजीनियर्स चाहिए होते हैं, और नीचे लेवल पर जो है, ये तो मेन हो गए, और नीचे लेवल पर जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर इत्यादि, ये सब का रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन मेरा मुद्दा है कि आप लोग को बताएं कि साइंटिस्ट और इंजीनियर्स किस किस फील्ड वाले चाहिए होते हैं, तो उस पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूंगा। जो बाकी जो पीए, पर्सनल असिस्टेंट या असिस्टेंट है या यूडीसी है, वो नॉर्मल, जो कि कोई भी गवर्नमेंट की नौकरी है और उसमें ये सेम उनका रोल रहता है। ओके, तो उसमें कोई फर्क नहीं है, सेम तरीका सा है, जो उनकी पढ़ाई है वो सेम यहाँ भी पढ़ाई है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ जो भी रिटन टेस्ट क्लियर करेगा उसको उसका इंटरव्यू लिया जाएगा, और इंटरव्यू देने के बाद ही उसका चयन इसरो में होता है। सो अब इसरो के बारे, ये आईसीआरबी, आपको कैसे पता चलेगा कि आईसीआरबी का टेस्ट कंडक्ट करा रहा है या रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो रहा है? तो आपको जो है जॉब वैकेंसीज जो निकलती रहती हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में, उस पर आपको वहाँ से ये खबर मिलेगी। और जो गेट एक एग्ज़ाम आपने सुना होगा, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, अगर वो आप उसके लिए तैयारी करोगे तो उसका सिलेबस और ये जो इसरो की रिक्वायरमेंट का सिलेबस तकरीबन एक है। तो अगर आप उसमें सफल होते हो तो आराम से ये इसरो के लिए भी एंट्रेंस टेस्ट जो इसरो का होता है उसमें भी सफल हो जाओगे। देयर इज नो लिमिट टू नंबर ऑफ चांसेस appearing in the test, बट यस देयर इज अ कट ऑफ एज। ओके, जो 28 साल की उम्र है वो कट ऑफ है, नहीं तो आप 3, 4, 5 बारी अपियर कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन एट व्हाट एज हैव यू स्टार्टेड टू अपियर इन दीज टेस्ट। नाउ हायर स्टडी के लिए या इसरो ने फैसिलिटी दे रखी है फॉर कंडक्टिंग द प्रोजेक्ट वर्क। अगर आप किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो और आप बी टेक या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, एमई, एम टेक, एमएससी या एमसीए, और आप अपना प्रोजेक्ट वर्क करना चाहते हो इसरो की कोई साइंटिफिक फैसिलिटी के अंदर, तो उसके लिए भी सुविधा बना दी गई है। ये हाल में ही बनाई गई है, जब प्रधानमंत्री मोदी ने आए, उन्होंने बोला कि जो सुविधा अवेलेबल है पूछा ही नहीं, तो उसका वापस बोलिए, एक बार और बोलिए। क्या हिंदू और मुस्लिम में भाईचारा संभव है? खुद ब खुद निजी अपने देश के अंदर ही साइंटिस्ट पैदा हुए। देखा गया है हमें तो सारी रिक्वायरमेंट है, घोट कर ये पढ़ाया जाता है, पहले हिंदू तो मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, स्कूलों में पढ़ाया जाता क्या? पढ़ाई हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन किसी मदरसे में ये नहीं पढ़ाया जाता। और आज की तारीख अच्छा, में आपने ये जो नारा है हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये हिंदुओं के मुंह से ही सुना होगा, किसी मुसलमान के मुख से आज तक सुना नहीं? क्यों नहीं सुना? अब उसका मैं कारण बताऊंगा। जो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जिनका होता है, उनकी जो क्राइटेरिया है, सिलेक्शन क्राइटेरिया, उनको पीएचडी होना चाहिए या एमई एमटेक होना चाहिए, और या इक्विवेलेंट 2 इयर्स साथ में एक्सपीरियंस भी होना अनिवार्य है, जिस फील्ड के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं उसी फील्ड के अंदर। A live register is maintained in the ISRO website for register, मतलब अब पीएचडी करने के लिए भी अगर आपको ज्वाइन करना है इसरो में, तो पीएचडी करने के लिए भी फैसिलिटी सुविधा इसरो ने दे रखी है। वहाँ पे एक रजिस्टर होता है और आपकी सीनियरिटी लग जाती है, और उस सीनियरिटी के मुताबिक आपको वहाँ पे बुलाया जाता है। अभी मैं सब्जेक्ट्स के बारे में आऊँगा जिनकी आधुनिक रिक्वायरमेंट होती है।
तो सबसे पहले जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, कोई भी अभी जो मैं फील्ड बताऊंगा कौन कौन सी फील्ड्स हैं, तो सभी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स तो चाहिए। बिना सॉफ्टवेयर के कुछ नहीं होगा आज की दुनिया में। उसके बाद उसी के साथ साथ अगर कंप्यूटर का बात है तो हार्डवेयर भी चाहिए, हार्डवेयर इंजीनियर्स आ गए। फिर एक चीज़ है कंट्रोल सिस्टम्स। ना कंट्रोल सिस्टम्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट है, और इसके बिना जो हमारा एरोडायनेमिक्स और जो सैटेलाइट का लॉन्च, एक जो रॉकेट का लॉन्च, ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो एक ये जो कंट्रोल सिस्टम्स का है, ये भी एक कॉमन सब्जेक्ट है, और इसमें पढ़ाई करने को तो कोई अंत नहीं है इसमें पढ़ाई करने का, क्योंकि 100% सक्सेस तो अभी भी नहीं मिलता। बहुत हद तक आप हाई लेवल ऑफ कंट्रोलिंग कर पाते हो, क्योंकि इसमें फीडबैक मैकेनिज्म होता है, वो कितना एफिशिएंट है उस पर ही निर्भर करता है कि कितने एफिशिएंसी से ये कंट्रोल सिस्टम भी कोई भी काम करता है। तो इसमें लगातार पढ़ाई चलती रहती है और बहुत ही ज़रूरी है बहुत ही ज़रूरी है कि ये सब्जेक्ट के बारे में। नेक्स्ट है मेटलर्जी। ऑब्वियसली अब जब कोई भी चीज़ अगर इतनी स्पीड से जाएगी, एटमॉस्फेयर के थ्रू निकलेगी, तो बहुत फ्रिक्शन पैदा होता है। अगर फ्रिक्शन पैदा इतना हाई लेवल का होगा तो वो चीज़ गर्म होगी। अगर वो मेटल अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो वो वही का वही पिघल जाएगा। वो पिघलेगा तो उसके अंदर का सिस्टम, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, वो सारा का सारा नष्ट हो जाएगा, आग लग जाएगी। अभी कल ही की न्यूज़ है कि इलॉन मस्क ने जो टेम्पररी कुछ सैटेलाइट अपने स्टारलिंक सिस्टम के तहत भेजे थे, और वो किसी कारणवश एक एक करके टपक रहे हैं, वो उसमें आग लग रही है और वो टपक रहे हैं, यानी कि उसका जो मेटलर्जी पोर्शन था वो खराब रहा होगा, और वो जो फ्रिक्शन को झेल नहीं पाए, और वो अभी एक एक करके खराब होते जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है ये सब्जेक्ट मेटलर्जी। नेक्स्ट है डेटा साइंटिस्ट। ऑब्वियसली हर सैटेलाइट जब जाता है तो बहुत, अभी बोलो आप किलोबाइट, मेगाबाइट, पिकाबाइट, टेराबाइट, कितना डेटा रोज लगातार आता रहता है। उसको अगर हैंडल करना है तो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लैंग्वेज की ज़रूरत है ही। तो ये भी एक बहुत कॉमन सब्जेक्ट है जो कि इसको ज़रूरत पड़ेगी। अब फील्ड में आ जाते हैं तो अलग अलग है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रेडियो इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स। ये 5 मेन फील्ड्स हैं जहाँ पे इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है। जब हम देखते हैं कंट्रोल स्टेशन, मैंने आपको बताया था कि मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी जो है हसन में है। अभी जो है धीरे धीरे करके ये और कंट्रोल स्टेशन बना रहे हैं, ताकि क्योंकि आगे आने वाले दिनों में बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च होंगे, तो एक कंट्रोल स्टेशन काफ़ी नहीं रहेगा। साथ ही साथ अभी गवर्नमेंट ने नया रूल बना दिया है, और प्राइवेट सैटेलाइट भी लॉन्च शुरू हो गया है इंडिया के अंदर। अभी तक नहीं था, अभी सिर्फ इसरो ही करता था। इसरो के साथ साथ प्राइवेट कंपनीज भी अभी जो खुल गई हैं, और वो भी लॉन्च करना शुरू कर दिया है। इसमें बहुत अच्छा न्यूज़ आर्टिकल है, वो मैं आपको शिव जी को भेज दूंगा, वो आपको आगे दे देंगे। अभी कंट्रोल स्टेशन के लिए ऑब्वियसली आपको रडार इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ेगी, एस्ट्रोफिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, और कम्युनिकेशन सिस्टम्स पढ़ना ही पड़ेगा। जो कॉमन सिस्टम सब्जेक्ट मैंने बताया है वो तो इंक्लूडेड है ही। जहाँ तक सैटेलाइट जो बनाते हैं, जो लॉन्च करते हैं, वेदर इट इज़ अ पोलर सैटेलाइट, वेदर इट इज़ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इट इज़ इंटेलिजेंस सैटेलाइट जो फोटोग्राफी लेते हैं, या कम्युनिकेशन सैटेलाइट, अलग अलग तरीके के सैटेलाइट्स हैं। अभी उनको जब बनाते हैं तो वो कॉमन सब्जेक्ट के साथ साथ ये थर्मल डायनेमिक्स जो है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स उसके अंदर आ जाती है, और मैकेनिकल पोर्शन बहुत सारे होते हैं। इसमें जो ईंधन तो होता ही थोड़ा काफ़ी, लेकिन साथ साथ इसको स्पेस में रखने के लिए, अपने सिस्टम्स को चलाने के लिए सोलर एनर्जी का बहुत इस्तेमाल होता है। तो सोलर पैनल्स भी लगे होते हैं, और उनको मैकेनिकली जो या तो स्ट्रेच करते हैं या फोल्ड कर देते हैं, और तो सारा कुछ इसमें काम आता है।
नेक्स्ट है रॉकेट। अब बिना रॉकेट के तो काम ही नहीं चलेगा। रॉकेट अलग अलग तरीके के होते हैं। आजकल सबसे आधुनिक जो रॉकेट अभी बन गए हैं वो है, पहले SLV आया था, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसके बाद PSLV आ गया जो कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और अब आ गया GSLV, दैट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो जियो स्टेशनरी जो है, क्योंकि उसको सैटेलाइट को भेजना होता है 36,000 किलोमीटर अर्थ के ऊपर, तो सबसे पावरफुल उसको होना होता है। पोलर सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में रहते हैं, उनको भेजते हैं तकरीबन 800 से 1200 किलोमीटर के ऊपर, तो लो अर्थ ऑर्बिट में रहते हैं, तो इसलिए उसमें कम ईंधन का इस्तेमाल होता है, तो वो PSLV उसको नाम दिया हुआ है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, कम ईंधन का इस्तेमाल होता है। अब क्योंकि रॉकेट साइंस बहुत ही बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इसके अंदर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो हवाई जहाज में है, बर्नौलिस प्रिंसिपल वाला खेल है, लिफ्ट किस प्रकार से जनरेट करना है, थ्रस्ट कितना पैदा करना है, किस स्पीड से कैसे कैसे धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ाई जाए, ठीक है, तो ये सारा कुछ काम आता है। हाइड्रोडायनेमिक्स, इसके अंदर नोजल्स होती हैं जो कि वेंचुरी इफेक्ट करते हैं काम, ओके, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल्स का काम होता है ताकि जो थ्रस्ट पैदा होता है वो हाई स्पीड वाला थ्रस्ट पैदा हो। थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि इसके अंदर इतना ज़्यादा गर्माहट पैदा होगी, बोथ इंटरनल क्योंकि प्रोपल्शन जल रहा है, और एक्सटर्नल क्योंकि बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन जो इसकी बॉडी है वो हीट अप हो जाएगी, तो थर्मोडायनेमिक्स का बहुत बड़ा इस्तेमाल रहता है रॉकेट्स के अंदर। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स, अभी अगर वो कैमरेज लगे हैं उसके अंदर, उनको फोटो खींचनी है तो दे हैव टू बी वेरी वेरी ऑफ हाई क्वालिटी। उनका जो ग्लास है वो कितना डैमेज रेजिस्टेंस होना चाहिए, फिर उनको इतनी हाइट से फोटोग्राफ लेना है, यानी कि उसका जो फोकल लेंथ जो है वेरिएबल होना है, तो कितना उसमें प्रिसीजन होना चाहिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो प्रिसीजन नहीं रहेगा तो वो जो फोटोग्राफ ले रहा है वो बेकार जाएंगी सबके सब। प्रोपल्शन सिस्टम के बारे में आपको मैंने पहले बता दिया है। ऑब्वियसली प्रोपल्शन मतलब हुआ तो केमिकल इंजीनियरिंग, तो केमिकल से ही प्रोपल्शन बनेगा, उसका बहुत मात्रा उसकी जो पढ़ाई है केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होगी। हर एक रॉकेट के अंदर बहुत सारे मैकेनिकल पार्ट्स होता है, मैकेनिकल मूवमेंट सिस्टम्स होते हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम आएगा ही। और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स तो भरपूर है अंदर के अंदर, गाइडेंस सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम्स है उसको चलाने के लिए, और तो जो प्रोपल्शन सिस्टम को जलाने के लिए कितनी मात्रा में कब कब जलेगा, कितने समय बाद जलेगा, तो हर एक चीज़ों के अंदर जो फैसिलिटी दे रखी है उसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का तो काम आएगा ही आएगा। तो ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो चीज़ सारे इसमें है, एक तो सैटेलाइट में है और दूसरा जो है रॉकेट के अंदर हर एक प्रकार ऑफ इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट है। तो मैं इतना ही बताना चाहूँगा। आशा है कि इसमें आपको एक प्रोत्साहन के रूप में आपको बताया